अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज को, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को बोर्ड पैटर्न के लिहाज से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बच्चों, आपके पास सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्या है? द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। वो कौन सा एंगल है जिसपे आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? क्रॉस प्रोडक्ट के। तो चलिए आए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं। बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा के। और जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो किसके बराबर होता है? ए बी कॉस ऑफ थीटा के। अब आपको जो सिचुएशन दी गई है कि आपके पास एंगल जो है वो मैक्सिमम होगा किस पे? जब आपके पास ए क्रॉस बी बराबर हो किसके बच्चों? ए डॉट बी के। यानी आप ये कह सकते हो कि इन दो इक्वेशंस की जो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड्स हैं ये तो आपस में क्या है? बराबर है। तो बच्चों, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं तो आप ये अज्यूम करेंगे कि इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में क्या है? बराबर है। यानी आप लिख सकते हैं कि ए बी साइन थीटा बराबर है किसके बच्चों? ए बी कॉस ऑफ थीटा के। अब ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर आएगा साइन थीटा इक्वल टू ये जो कॉस थीटा यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 के साथ। अब अगर आप क्या करें, इस 1 को यहाँ पे रहने दें, ठीक है। कॉस थीटा जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको क्या कर दें? साइन थीटा के साथ क्या करवा दें बच्चों? डिवाइड करवा दें। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों आपने सीखा है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है? आपके पास टेन थीटा के बराबर होता है। अब जो tan थीटा का फंक्शन है, ठीक है, इस थीटा के साथ +1 है, दूसरी साइड पे 1 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, यानी tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स इंटू 1। अगर आप टेबल से या कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, आपके पास आंसर आएगा 45 डिग्री। यानी आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है, ये आपस में बराबर होते हैं किस एंगल के ऊपर बच्चों? 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्या है? The projectile gains its maximum height at an angle of। आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है वो कौन से एंगल पे अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर सकती है? तो इसके लिए भी अगेन आप बच्चों क्या करोगे? अपना बेसिकली फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का है वो क्या है? h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब बच्चों याद रखिएगा कि जब आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशन वैल्यू की जो है वो आपके पास क्या रहती है बच्चों? फिक्स रहती है। अब कौन सी वैल्यू है जो हाइट को चेंज करवा सकती है? तो वो बच्चा आपके पास क्या है? थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई आपके पास जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। वो किसके बराबर है? 1 के। यानी इस टाइम पे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 1 ही होती है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या किया कि हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को किसके इक्वल पुट कर दिया? 1 के इक्वल। अब अच्छा आप क्या करें कि पहले तो स्क्वायर को खत्म करें, तो उसके आपको क्या लेना पड़ेगा? दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से क्या होगा? कैंसिल। साइन थीटा बराबर आ जाएगा किसके? 1 का अंडर रूट बच्चों 1 ही होता है। इसका फंक्शन भी यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1। अब जो साइन इनवर्स 1 जो है बेसिकली किसके बराबर होता है? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। एमसीक्यू नंबर 3 देखें। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ दे आर। आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दो वेक्टर्स का, वो मैक्सिमम होता है कौन से एंगल पर? ठीक है, एंगल ही बेसिकली वो पूछना चाह रहा है आपसे। पहली तो बात कह रहा है कि जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। आपको पता है जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान का जो एंगल है वो आपके पास क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और आप ये बात जानते हैं कि जो कोस 90 डिग्री है, ठीक है, वो बेसिकली किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये तो हरगिज हो गया कि हमारे पास जो ए है वो इसका ऑप्शन नहीं है। बी पे जाए तो बच्चों बी पे आपके पास जो है वो बेसिकली कह रहा है कि पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि दो वेक्टर्स आपस में साथ साथ मूव कर रहे हैं और इनका आपस में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री है, ठीक है। आपको पता है कि cos 0 आपको कितना आंसर देता है? 1। और जो cos का फंक्शन है ये आपको मैक्सिमम आंसर 1 दे सकता है और मिनिमम आंसर क्या दे सकता है? आपको 0 दे सकता है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? पैरेलल वाला होगा। उसके बाद देखें, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे आपके पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है बच्चों दो एंगल्स की वो क्या होती है? सेम होती है। इसके अलावा आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आपको कह दिया जाए कि भाई कोई आपको कोई पेयर दे दिया जाए एंगल्स के, ठीक है, और कहा जाए कि बच्चों
आप क्या करें कि बताएं कि कौन से एंगल्स के लिए जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल उसकी वैल्यू सेम होगी। लेट्स से कि आपके पास ऑप्शन ये है 30 90, दूसरा ऑप्शन है 30 60, एक ऑप्शन और डाल लेते हैं, ठीक है, 70 10। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। और आपसे कहा जाता है कि बताओ कि कौन से एंगल्स के पेयर के लिए रेंज और प्रोजेक्टाइल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो आपने जो काम करना है ना वो सबसे पहला ये है कि आपने इन सबको आपस में ऐड करना है, सबको नहीं बस पेयर को, ठीक है, जो पेयर के नंबर्स होंगे उनको आपस में ऐड करना है। अगर आपका आंसर बच्चों 90 डिग्री आ जाए ना तो आंख बंद करके उस पर निशान लगा दीजिएगा। जैसे इसमें देखें 30 और 90 है, 120 होता है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। 30 और 60 है, 90 डिग्री होता है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जो 90 डिग्री आएगा आपने उस पर क्या करवा देना है, आंसर लगा देना है। ठीक है, ये 70 10 है, 80 डिग्री, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनना था। नेक्स्ट देखिए बच्चों 2.5, द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, उसके टॉप पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी या जी होगी। तो बच्चों मोस्टली जो है ना बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से जीरो पे लगा देते हैं ये सोचते हुए कि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ना जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, आपके पास वैल्यू तो वर्टिकल वेलोसिटी की जीरो हो जाती है, लेकिन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टिल अभी भी आपके पास क्या होगी बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, और वो कहाँ एक्ट करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर बच्चों एक्ट करती ही रहेगी। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या होगा, जी होगा। उसके बाद क्या है, ऐसे यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, जिसके लिए आप इसका फॉर्मूला देख लें। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ क्रॉस डेल्टा टी। अब एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, यूनिट क्या है उसका, न्यूटन, और डेल्टा टी का यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूटन सेकंड आ जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि न्यूटन सेकंड किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अगर न्यूटन सेकंड मौजूद नहीं है तो आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो जरूर मौजूद होगा। उसके बाद देखें बच्चों आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो आपके पास बच्चों किसके बराबर है, वो बराबर होता है हमारे पास फोर्स के। ठीक है, तो फोर्स आपका जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। एज अ रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी देन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन। जैसे जैसे रॉकेट जो है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ हरकत करता है, तो इसका एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। पहली बात बच्चों कि आपके पास रॉकेट जो है वो जैसे जैसे क्या करता है, ऊपर की तरफ हरकत करता है, तो उसका फ्यूल जो है वो बच्चों खत्म होता जाता है, जिससे क्या होता है कि रॉकेट का जो मैस है वो कम होता जाता है। और आप जानते हो कि एक्सेलरेशन का और मैस का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे जैसे रॉकेट का मैस कम होगा आपके पास एक्सेलरेशन क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो आपका सही आंसर होगा इंक्रीजिंग। इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व, ठीक है, आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे, ओवरऑल एनर्जी क्या रहे बच्चों आपके पास, कंजर्व रहे। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपके पास इलास्टिक कोलिजन के अंदर ना तो एनर्जी हासिल होती है और ना ही एनर्जी आपके पास बच्चों क्या होती है, जाया होती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपका सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट। आपने बताना है कि हम जो है वो बेसिकली जो स्टेट करना है, ठीक है, राइट हैंड रूल को, जो कि बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए बच्चों आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हम सीख चुके हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स मौजूद हैं, वेक्टर नंबर ए, लेट्स से हम इसे कह देते हैं ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपके पास क्या है, ए है। अगर आपने बच्चों इनका जो बेसिकली प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ए क्रॉस बी, आपके पास आंसर आता है ए बी साइन थीटा। और ये आपके पास जो आंसर आता है ना, ठीक है, ये भी एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी अपना मैग्नीट्यूड होता है, इसकी अपनी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक थर्ड वेक्टर आएगा जिसकी अपनी खुद की क्या होगी बच्चों, एक डायरेक्शन होगी। अब बेसिकली वो आपसे ये कह रहा है कि राइट हैंड रूल को स्टेट करें, जो कि बेसिकली इस थर्ड वेक्टर की क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। अब आपने सिंपल रूल सीखना है, ठीक है, वो ये है कि आपने जब फाइंड करना है ना बेसिकली डायरेक्शन को, लेट्स से हमने ए क्रॉस बी की जो बेसिकली डायरेक्शन है वो क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। आपने दोनों वेक्टर्स को लेना है और इनको अब इनकी टेल्स पे क्या करवा देना बच्चों, ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, इनकी टेल पे क्या कर देना है, ज्वाइन करवा देना। ये वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी। ठीक है, याद रखिएगा वेक्टर बी जो है ना वो आपकी स्क्रीन के अंदर है, यहाँ पर मैंने आपको शो करवा दिया है, लेकिन ये आपकी स्क्रीन के क्या है बच्चों, अंदर है। अब आपका जो हैंड है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपका हैंड। आपने क्या करना है, अपने हैंड को बिल्कुल इसी तरह से पहले वेक्टर की तरफ लेके जाना है, वेक्टर ए की तरफ लेके जाना है, और फिर अपनी फिंगर को आपने कर्ल करना है किसकी तरफ, स्क्रीन की तरफ। ठीक है, अपने फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है स्क्रीन की तरफ। ठीक है,
तो ये जो आपका थंब होगा ना बच्चों, ये आपको बताएगा कि आपके पास बेसिकली जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपके पास बच्चों क्या आएगी, ये कौन बताएगा हमें, थंब बताएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास आपकी आंसर जो है वो यही आप लिखेंगे, टू फाइंड द डायरेक्शन of cross product A cross B, curl the finger of the right hand from vector A towards the vector B through the smaller angle between them. आपने क्या करना है, अपने जो बेसिकली राइट हैंड है, ठीक है, उसकी फिंगर्स को कर्ल करना है वेक्टर ए से किसकी तरफ, वेक्टर बी की तरफ, ठीक है, थ्रू अ स्मॉलर एंगल। द एक्सटेंडेड थंब, जो आपका थंब होगा, ठीक है, जो एक्सटेंड हुआ पड़ा है, ठीक है, देन पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, जो आपका थंब है वो आपको बताएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी, ठीक है। वो बेसिकली क्या होगी, इस प्लेन के, जो आपके पास ये प्लेन बना हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों वेक्टर्स पड़े हुए थे, ठीक है, इसके बिल्कुल क्या होगी आपके पास परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होगी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। अब बेसिकली ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन बताऊंगा क्योंकि डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। बस आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, दो डेफिनेशन बच्चों आप इसकी कर सकते हैं, एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, दूसरी इसकी लॉजिकल डेफिनेशन, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हैं, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स, ठीक है, यानी सिंपल आपका ये फार्मूला कि प्रोडक्ट है किस चीज का, फोर्स का, जो बॉडी पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, और टाइम, जिस टाइम के लिए आपके पास फोर्स क्या करेगी, एक्ट करेगी, उनका प्रोडक्ट आपके पास क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। जबकि आप ये भी कर सकते हो, व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई बड़ी फोर्स जो है, ठीक है, किसी भी जिस्म के ऊपर एक छोटे इंटरवल यानी एक छोटे लम्हे के लिए एक्ट करेगी, देन प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है एवरेज फोर्स का या टाइम का, उसे आप क्या कहेंगे बच्चों, इम्पल्स कहेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं, और आप ये देख पा रहे हो कि इम्पल्स का जो मोमेंटम के साथ रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। बेसिकली इम्पल्स जो है वो आपके पास बराबर होती है किस चीज के बच्चों, चेंज इन मोमेंटम के। ये जो डेल्टा है यहाँ पर पी के साथ, पी मोमेंटम है ना, और जो डेल्टा है इसके साथ वो किसको शो कर रहा है बच्चों, चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। तो इम्पल्स जो है वो बेसिकली किसके बराबर होती है आपके पास, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। आपके पास इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, आपने इनके दरमियान में क्या करना है बच्चों, फर्क करना है। तो फर्क करने का बेहतर तरीका क्या होता है कि आप इनके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और फिर दोनों को पार्टीशन के अंदर क्या करें, आप डिफरेंशिएट करें। तो क्या फर्क बनेगा इनके दरमियान में, सबसे पहले देखें इलास्टिक कोलिजन को। द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन, ऐसा टकराव जिसके अंदर सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो क्या रहे, कंजर्व रहे, जाया ना हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, या उस कोलिजन को आप क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। लेकिन ऐसी कोलिजन जिसके अंदर आपके पास सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो कंजर्व ना रहे, ठीक है, उसको आप किसका नाम देते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन में मजीद आप क्या कह सकते हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में आपने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, यानी वो लॉस्ट होता है उसका, ठीक है। और वो लॉस जो है वो किस फॉर्म में होता है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है जो वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, साउंड के अंदर, हीट के अंदर, ठीक है, आवाज, हरारत और डिफॉर्मेशन, किसी जिस्म की शक्ल को तब्दील करने के अंदर, ठीक है, वहां पे भी हीट रिलीज होती है, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनका आपस में टकराना कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आप टेनिस बॉल की कोलिजन की क्या कर सकते हैं बच्चों, मिसाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें सिमिलैरिटी क्या होती है, इनमें एक जैसी चीज क्या होती है बच्चों, दोनों के अंदर आपके पास मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्या है, शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। आप क्या साबित करें कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बेसिकली किसके बराबर है, उस फोर्स के बराबर है जो आप जिस्म पे लगा रहे हैं। आल्सो स्टेट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और साथ ही साथ क्या करें, डिफाइन करें, ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ को किसके अंदर, मोमेंटम की टर्म के अंदर, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, एक सिचुएशन यहाँ पे अज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे कि आपके पास एक बॉडी है जो क्या कर रही है, मैस m के साथ मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मैस क्या है हमारे पास बच्चों, m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi है, ठीक है। और लेट्स से मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, जो बेसिकली क्या कर रही है, मैस m के साथ इनिशियल वेलोसिटी से हरकत कर रही है। इसके ऊपर क्या करती है बच्चों, एक फोर्स एक्ट करती है, ठीक है,
तो ये क्या करती है, कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाती है, वो आपके पास बच्चों हो जाती है वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन इस गाड़ी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन बच्चों बराबर होगा किसके, वी एफ माइनस वी आई ओवर, ठीक है। अब आपको बताया कि हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए के। यहाँ से आप क्या करें बच्चों, ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, ठीक है। उसके लिए एम यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, दूसरी साइड पे एफ के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, एफ ओवर एम के। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है आपस में क्या है, बराबर है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ओवर एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को क्या किया, राइट हैंड साइड के बराबर जो है वो बच्चों क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखें इस फोर्स के साथ जो मैस है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पे इस टर्म के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, एम वी एफ माइनस वी आई ओवर, ठीक है। अब ये जो m है ये आपके पास क्या होगा, अंदर पहले इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो f बराबर आएगा बच्चों किसके, f बराबर आ जाएगा हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर, ठीक है। अब देखें ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, ये मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम है। और आप जानते हो कि अगर मोमेंटम की यहाँ पे जो इस फार्मूले के अंदर वेलोसिटी है ये चेंज करेगी, तो आपके पास मोमेंटम की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो अगर वेलोसिटी फाइनल है तो मोमेंटम भी क्या होगा बच्चों, फाइनल ही होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एफ लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप बच्चों, पी आई लिख सकते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टी लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो चीज है कि आप कब जब भी कभी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं बच्चों, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, चेंज निकाल रहे होते हैं, क्या निकाल रहे होते हैं, चेंज। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। यहाँ पे बच्चों जो डेल्टा पी है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, पी एफ माइनस पी आई के बराबर होता है। क्लियर है, यही काम बच्चों मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली किया है। आपको ये नोट्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यही काम मैंने क्या किया, यहाँ पर किया सॉल्व करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिलेशन आपके सामने बना दिया। उसने क्या कहा था कि आप बताएं या शो करके दिखाएं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बेसिकली किसके बराबर है, फोर्स अप्लाइड के बराबर है। तो देखिए मैंने ये काम कर दिया, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर आ गया। फिर हमने क्या करना था कि न्यूटन के सेकंड लॉ को बेसिकली डिफाइन करना था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बेसिकली आपके पास बच्चों ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बेसिकली किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। यानी ये जो आपके पास फॉर्मूला है ना, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है आपके पास, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, state the law of conservation of linear momentum, also state the condition under which it holds। क्या करें बच्चों, आप क्या करें कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तारीफ भी करें, ठीक है, और ये भी बताएं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर ये जो लॉ है वो क्या करता है, होल्ड करता है। तो सबसे पहले इसकी तारीफ कर देते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी आपके पास बेसिकली सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, उसके लिए जो बेसिकली लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। यानी टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा किसके बच्चों, टकराने के बाद के मोमेंटम के, ठीक है। तो ये सिंपल सी टर्म है। इसके बाद हमने ये बताना है कि लॉ कब होल्ड करेगा। ये लॉ बच्चों आपके पास एक ऐसे सिस्टम के ऊपर होल्ड करेगा जिसके ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना कर रही हो, यानी उसकी नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या हो, जीरो हो, ठीक है। यानी जो नेट फोर्स है उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, आपके पास जीरो होनी चाहिए, ठीक है। क्या करने के लिए, मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे सिस्टम इज क्लोज्ड और आइसोलेटेड। आपके पास सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए या फिर आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसकी एक अच्छी एग्जांपल है आपके पास गैस मालिक्यूल का कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे जो मालिक्यूल्स होते हैं ना वो इस दीवार पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, आगे पीछे मालिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स जो है, ठीक है, वो इन मालिक्यूल्स के ऊपर एक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल यानी बाहर वाली फोर्स होगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ठीक है। और अंदर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास देखिए बच्चों, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री।
ये चीज साबित करें कि आपके पास जो बेसिकली रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होती है कौन से एंगल पे, 45 डिग्री पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेंज के फार्मूला से। ठीक है, रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अगेन आपको बताया कि हमने एमसीक्यूज के अंदर भी यही काम किया था कि मैंने ये साबित करने के लिए कि आपके पास हाइट जो है वो मैक्सिमम होती है किस एंगल पे, मैंने साइन के फंक्शन को 1 के इक्वल क्या कर दिया था, पुट कर दिया था। यहाँ पे बच्चों हम सेम काम करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी और जी के साथ लेना देना ही नहीं है, ये दोनों तो वैसे ही फिक्स है। ठीक है, जब आप लॉन्च करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी और जी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, तो हम साइन थीटा 2 थीटा को पुट कर देंगे किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, अब ये जो साइन का फंक्शन है यहाँ पे क्या है, आपके पास +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब जो साइन इनवर्स 1 जो है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। ठीक है, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, आपके पास 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज नीचे की तरफ। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस 90 से कैंसिल होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 45 डिग्री आ जाएगी। यानी जो आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है वो कौन से एंगल पे मिलेगी, 45 डिग्री पे मिलेगी। यही काम मैंने यहाँ पे क्या किया, मैथमेटिकली जो है वो किया हुआ है। ठीक है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस 45 डिग्री के एंगल को आप पुट कर दें फार्मूले के अंदर। ठीक है, तो रेंज किसके बराबर है, वी आई स्क्वायर साइन 2 और साथ में क्या आ जाएगा 45 थीटा की जगह पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, जी। वी आई स्क्वायर 2 इंटू 45 आपके पास बच्चों क्या आएगा, साइन 90 ओवर जी। और आप यहाँ से आर मैक्स की वैल्यू देखेंगे, वो आपके पास क्या आएगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो आर मैक्सिमम किसके बराबर आ गया, वी आई स्क्वायर ओवर जी के बराबर आ गया। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी। ठीक है, कब, जब आपके पास एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ये बेसिकली उसने हमसे कहा था कि साबित करके दिखाएं। ठीक है, और वो साबित करके दिखाया हमने इसको फार्मूले में पुट करके। ठीक है, अब आपको जो है मैक्सिमम जो रेंज है, ठीक है, वो इस तरह से मिलेगी। ठीक है, इस फार्मूले पे। चलिए अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। आपसे बच्चों ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्टाइल जो लॉन्च की गई है, ठीक है, इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो फाइंड करें। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है ना आपकी बुक के अंदर, ठीक है, उसको कर देते हैं। नहीं बच्चों, वो नहीं करना। वो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से लॉन्च होने से लेकर हिट करने तक का, यानी टोटल टाइम। यहाँ पे वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, यानी इतने यहाँ इस जगह तक पहुंचने का जो टाइम लगा है ना, हमें वो क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए उसको फाइंड आउट कर देते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है, वहां पर आपके पास जो आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। अब आपके पास जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ ऊपर जाते वक्त तो आपको पता है क्या होता है, -g होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके पास क्या होती है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। और वैल्यूज जो आप जानते हो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। वी एफ वाई की वैल्यू आपके पास क्या बच्चे, 0 है। वी आई वाई किसके बराबर आएगा, वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर आएगा। ए वाई की जगह आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +-g और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, टी आ जाएगा। ठीक है, अब जो वी आई साइन थीटा है, ये इसको दोबारा से लिख लेते हैं, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, ये जो माइनस जी टी है, ठीक है, ये साइड पे माइनस है, इसे दूसरी साइड पे भेजेंगे क्वेश्चन की तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम चाहिए। ठीक है, तो जी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो टी बराबर आ जाएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी के। तो ये बचा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई। ठीक है, कब तक की, जब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेंगे। ठीक है, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल के लिए आप क्या करते हैं, इसके साथ 2 की एडिशन कर देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब आप सॉल्व करेंगे ना तो वो 2 आता है, जो आपने पीछे किया हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के टॉपिक के अंदर। लेकिन फिर वक्त के लिए इस आंसर के लिए आपका जो आंसर है, ठीक है, वो है आपके पास t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे कहता है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट 60 डिग्री। आपसे कह रहा है जो मैक्सिमम रेंज आपकी प्रोजेक्टाइल ने गेन की है ना, वो 800 मीटर है। यानी जो मैक्सिमम रेंज है वो आपके पास कितनी है बच्चों, 800 मीटर है। और आपसे वो कह रहा है कि क्या फाइंड करो कि जो आपके पास हाइट गेन की है ना प्रोजेक्टाइल ने, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, वो आपने क्या करनी है बच्चों, मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपकी मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला है वो क्या है, वी आई स्क्वायर ओवर जी। अब आप देखें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को,
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी बच्चों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी वी आई स्क्वायर ओवर जी बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, 800 के। अब जो जी है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 800 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों किस चीज के, 800 जी के। तो चलें अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है बच्चों, अब देखें जो वी आई स्क्वायर है, ठीक है, वो हमने ऊपर फाइंड कर लिया, वो किसके बराबर है, 800 जी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखें 800 इंटू जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखें आप पहले, साइन थीटा की जगह क्या आएगा 60 डिग्री, और इसका क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर, नीचे क्या है 2g है, जी से जी क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल होगा, ठीक है, याद है 2 4 सा 8, ठीक है, ऊपर क्या बचा आपके पास 400, साइन 60 की वैल्यू बच्चों आपके पास होती है 0.707, ठीक है, और उसका आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे, 400 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो हाइट की वैल्यू है ना बच्चों वो आएगी 300 मीटर। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन क्या किया मैंने साइड पे यहाँ पे परफॉर्म किया। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहते हैं, वाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। आपसे वो कह रहा है कि एक हंटर जो है वो क्या कर रहा है, देखिए एक हंटर क्या कर रहा है, एम कर रहा है एक बर्ड के ऊपर जो कि बेसिकली दरख्त पे बैठा हुआ है, लेकिन जब वो उसके ऊपर टारगेट लगाता है ना, ठीक है, तो उसका टारगेट जो है वो अचीव नहीं होता, मिस हो जाता है, उसकी रीजन बताएं। देखिए बच्चों आपके पास ये जो गन मैन है, जो हंटर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फायर करने की कोशिश कर रहा है किसके ऊपर, चिड़िया के ऊपर। हालांकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो हवा में ट्रेवल कर रही होती है उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है, जिसको कहाँ लेकर आती है, नीचे की तरफ लेके आती है। ठीक है, तो बेसिकली जब ये बुलेट को फायर करेगा तो विद इन सम टाइम आपके पास जो बुलेट है वो ग्रेविटी की वजह से अपना पाथ चेंज करके नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि जो गोली है ना ये इस परिंदे तक नहीं पहुंचेगी, परिंदा जो है वो गोली से बच जाएगा। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि वाकई ये इसको जाके एम करे तो हंटर को क्या करना पड़ेगा, अपनी गन को थोड़ा सा ऊपर करके चलाना पड़ेगा, फिर वो एग्जैक्टली क्या करेगी, इस जाके बर्ड को लगेगी। तो देखिए आप इसका आंसर कैसे देंगे, अ बुलेट फायर्ड हॉरिजॉन्टली फॉलो अ कर्व्ड पाथ बिकॉज ग्रेविटी पुल्स इट डाउनवर्ड। जो बुलेट आप फायर करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो क्या करती है, कर्व पाथ फॉलो करती है, क्योंकि ग्रेविटी उसे क्या कर रही है, नीचे की तरफ पुल कर रही है। एज इट ट्रेवल्स, जैसे जैसे ये ट्रेवल करती है, इट फॉल्स बिलो द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जैसे जैसे ये क्या करती है, आगे की तरफ जाती है, ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट से क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। ठीक है, सो इफ एम डायरेक्टली एट अ डिस्टेंट टारगेट इट विल पास बिलो इट। तो अगर आप क्या करते हैं, किसी भी टारगेट के ऊपर एम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसको नीचे से गुजर जाएगा। Therefore, shooter must aim slightly above the target to compensate for the bullet drops due to gravity। ठीक है, तो शूटर को क्या करना चाहिए, उसे गोली को थोड़ा सा ऊपर रख के चलाना चाहिए, ठीक है, ताकि ग्रेविटी की वजह से जो आपके पास गोली ने नीचे की तरफ आना है उसको कंपनसेट किया जा सके। उसके बाद देखें बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड डज नॉट हर्ट मोर एज कंपेयर टू द पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर। वाई। अब ये चीज तो आपने भी तजर्बा की होगी कि अगर आप किसी कंक्रीट के फ्लोर के ऊपर गिरेंगे तो आपको भाई बहुत ज्यादा चोट लगेगी, लेकिन अगर आप सैंड के ऊपर गिरते हैं तो आपको इतनी चोट नहीं लगती। इसका ताल्लुक क्या है, इसका ताल्लुक बेटो आपके पास इम्पल्स के साथ है। किसके साथ है, इम्पल्स। इम्पल्स का ये जो फॉर्म है, आप बताएं कि फोर्स और टाइम का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर मैं किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोर्स को बढ़ाऊंगा टाइम क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है बच्चों, जब आप सैंड के ऊपर गिरते हैं यानी रेत के ऊपर गिरते हैं, तो बेसिकली जब आप रेत पे गिरते हैं ना तो रेत अपने आप को डिफॉर्म कर लेती है, ठीक है, अपने आप में जगह क्रिएट कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका जो सैंड के साथ टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है ना वो बढ़ जाता है। अब टाइम ऑफ कांटेक्ट के बढ़ने से बच्चों आपके ऊपर जो फोर्स लगती है ना वो बहुत कम लगती है और आप किसी बड़े हादसे से बच जाते हैं। लेकिन जो कंक्रीट का फ्लोर होता है वो बड़े सख्त होते हैं। ऐसे सख्त फ्लोर के ऊपर जब आप गिरेंगे ना तो नतीजा ये होगा कि आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है बच्चों वो बहुत कम लगेगा, और नतीजतन फोर्स जो है वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, और आपको ज्यादा डैमेज होगा। तो सारी की सारी बात किस चीज की है, टाइम ऑफ कांटेक्ट की है। सैंड के साथ टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, जबकि आपके पास कंक्रीट के साथ टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है बच्चों, बहुत कम है। तो देखिए आप आंसर क्या लिखेंगे, द चेंज इन मोमेंटम इज सेम इन द बोथ केसेस। दोनों केसेस के अंदर जो चेंज है ना मोमेंटम के अंदर वो तो सेम आएगा। वो आपको पता है कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कैप क्रॉस ट्री हमेशा आपके पास
किसके बराबर होगा, डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो चेंज इन मोमेंटम दोनों केसेस में क्या होगा बच्चों, सेम होगा। इसका मतलब इंपल्स भी आपके पास क्या होगी, सेम होगी। बट सैंड इंक्रीज द स्टॉपिंग टाइम। सैंड क्या करती है, आपके रुकने का वक्त क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है अपने आप को डिफॉर्म करके, फैल के, ठीक है। रिड्यूसिंग द एवरेज इंपैक्ट ऑफ फोर्स, इससे क्या होता है कि आपके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, आपको सैंड पर गिरने से कम नुकसान होता है। एंड मेकिंग द लैंडिंग सेफर, अ कंक्रीट फ्लोर स्टॉप्स द पर्सन इन मच शॉर्टर टाइम, ठीक है। जो कंक्रीट का फ्लोर होता है वो बहुत जल्दी क्या कर देता है, आपको रोक देता है, जिससे टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है, प्रोड्यूसिंग अ मच लार्जर फोर्स, ठीक है, और एक बहुत बड़ी फोर्स प्रोड्यूस होती है। एंड काजिंग ग्रेटर इंजरी, ठीक है, आपसे जिससे आपको क्या होता है कि चोट लग जाती है, ठीक है, उस पर गिरने से। इसके बाद देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच बर्ड्स फ्लाई इन एयर। उस कंडीशन के बारे में बताया जिससे बेसिकली जो परिंदे हैं, ठीक है, हवा के अंदर क्या कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी है बच्चों, आपके पास ये जो परिंदे हैं ना, ये अपने जो पर है ना, इनको जब फड़फड़ाते हैं तो यहाँ तो ये नीचे की तरफ फड़फड़ाते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, पीछे की तरफ फड़फड़ाते हैं, ठीक है। यहाँ कहाँ फड़फड़ाएंगे, नीचे की तरफ, यहाँ कहाँ पे फड़फड़ाएंगे, पीछे की तरफ। अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास जो परिंदे के ऊपर हवा फोर्स लगाएगी वो कहाँ लगाएगी, ऊपर की तरफ लगाएगी, या फिर कहाँ लगाएगी, आगे की तरफ लगाएगी, जो कि बेसिकली क्या बन जाती है, आपकी लिफ्ट फोर्स बन जाती है, थ्रस्ट फोर्स बन जाती है, जिससे परिंदा जो है वो क्या कर पाता है, हवा के अंदर उड़ पाता है, ठीक है। और अगर ये जो लिफ्ट फोर्स है या जो थ्रस्ट फोर्स है इस परिंदे के वजन से बराबर हो या उससे क्या हो, ज्यादा हो, तो परिंदे के लिए उड़ना क्या हो जाता है बच्चों, आसान हो जाता है। हाँ, अगर वो कम हो गई तो परिंदा गिर जाएगा, उड़ नहीं पाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसका आंसर क्या देंगे, बड़े सिंपल सा, बर्ड्स फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। परिंदे क्या करते हैं, उड़ते हैं अपने पड़ों को फड़फड़ाते हुए, कहाँ, नीचे की तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ। पुशिंग एयर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग द एयर पुशेस द विंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। जो हवा है वो क्या करती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है और इनके पड़ों को क्या करती है, ऊपर की तरफ, ठीक है, या फिर आगे की तरफ क्या करती है, धकेलती है, प्रोड्यूसिंग लिफ्ट एंड थ्रस्ट, जिससे क्या पैदा होता है, आपके पास लिफ्ट पैदा होती है, या फिर क्या पैदा होता है, थ्रस्ट पैदा होता है, ठीक है। कंटिन्यूस फ्लैपिंग कीप्स द अपवर्ड फोर्स इक्वल टू और ग्रेटर देन द बर्ड्स वेट, ठीक है। जिससे क्या होता है कि अगर आपके पास अपवर्ड फोर्स जो है वो बराबर हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए किससे, आपके परिंदे के वेट से, ठीक है, तो क्या होता है कि परिंदा जो है वो आसानी से हवा के अंदर रह पाता है, उड़ पाता है, ठीक है बच्चों। हाँ, वेट कम होगा तो नीचे गिर जाएगा, सॉरी वेट ज्यादा होगा, ठीक है, तो नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस फॉर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल आर। नंबर 1, वेलोसिटी इज जीरो बट ए इज नॉट जीरो। तो पहला केस देखते हैं, आपके पास जहां पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है। बच्चों ऐसा तब होता है जब आप किसी जिस्म को क्या करते हैं, फिजा के अंदर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, तो वहां पे जाके उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों जीरो नहीं होती, ठीक है। वो अभी भी कहां पर एक्ट कर रहा है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो सिचुएशन है। देखिए आप लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल थ्रोन बॉल वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज स्टिल प्रेजेंट, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कहां पर है, डाउनवर्ड है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहां पर होती है बच्चों, डाउनवर्ड ही होती है। सेकंड आप क्या लिखेंगे, ए इज जीरो बट वी इज नॉट जीरो, ठीक है। आपके पास एक्सेलरेशन तो जीरो है लेकिन जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, ठीक है। ऐसा कब होता है, ऐसा बच्चों तब होता है जब आपके पास कोई बेसिकली जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या कर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, ठीक है। यूनिफॉर्म कह लें या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी बराबर हो किसके, इनिशियल वेलोसिटी के। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर आपने फाइनल वेलोसिटी को ही इनिशियल वेलोसिटी के बराबर कह दिया है, ठीक है, और ये दोनों कट के आपको आंसर क्या देंगे, जीरो ओवर टी देंगे, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब जब आपके पास जो जिस्म है वो क्या कर रहा है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पे जिसपे कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद आपके पास थर्ड केस है कि आपके पास v एंड a यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। बच्चों ऐसा तब होता है जब आपके पास दो एग्जाम जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हो, एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हो। कहाँ पे मूव कर रहे हो, एक सर्कल में, ठीक है। जैसे लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ एक गाड़ी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर, ठीक है। अब सर्कल के अंदर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं। तो आपका जो एक्सेलरेशन है ना, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, और जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है और इसकी जो बेसिकली डायरेक्शन होती है वो सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, सेंटर नहीं लग रहा,
ये, ठीक है, सेंटर की तरफ होती है। जबकि इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, ठीक है, वो बेसिकली इसके बिल्कुल क्या होती है, टेंजेंट होती है, ठीक है, यानी इससे क्या होती है 90 डिग्री पे, ठीक है, इसके बिल्कुल क्या होती है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होती है। ओके बच्चों, so in a uniform circular motion velocity is tangential to the path while centripetal acceleration points towards the center making them perpendicular, जिससे दोनों आपस में क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास बच्चों 2.5 आता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब आपको बताया कि जो एयर रेजिस्टेंस है ये एक तरह की ड्रैग फोर्स होती है जो किसी जिस्म की मोशन को रोकने की कोशिश करती है। आप बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक चलाते वक्त आपको फील होता है कि आपके ऊपर हवा लग रही है जो आपको रोकने की क्या कर रही है बच्चों, कोशिश कर रही है। तो ये क्या करेगी, जो हवा है, ठीक है, हवा की जो रेजिस्टेंस है, जो ड्रैग है, ठीक है, ये क्या करेगी, आपकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको भी अपोज करेगी, ठीक है। और उसमें किस चीज को अपोज कर सकती है, उसकी रेंज को अपोज कर सकती है, ठीक है, उसके मैक्सिमम हाइट को अपोज कर सकती है। किस तरह से, आए देखते हैं। सबसे पहले हम रेंज को देखते हैं कि लेट्स से कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जिसकी आपने रेंज जो है वो कैलकुलेट की और बिना आपने एयर रेजिस्टेंस की कैलकुलेट की, तो वो रेंज आपके पास बच्चों इतनी आई, ठीक है। लेकिन जब आपने हवा को शामिल किया ना, या आपने जब एक्चुअल में आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो आपको पता चला कि आपकी जो रेंज है, ठीक है, वो उतनी नहीं आ रही, बल्कि क्या आ रही है, उससे कम आ रही है। इसकी रीजन क्या बनी, इसकी रीजन बन रही है आपके पास एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। हवा जो है वो एक रुकावट का काम कर रही है। देखें, दी हॉरिजॉन्टल स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है यानी आगे ले जाने वाली स्पीड, ठीक है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, रुकावट की वजह से, ठीक है। आगे से हवा की क्या लगती है, रुकावट लगती है, जिससे आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स आर शॉर्टर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी प्रोजेक्टाइल होती है वो क्या करती है, कम हॉरिजॉन्टल फासला तय करती है आपके पास ग्राउंड को हिट करने से पहले। उसके बाद आपके पास क्या आती है बच्चों, मैक्सिमम हाइट डिक्रीज। जो मैक्सिमम हाइट आपको अचीव करनी होती है, ठीक है, जो आप कैलकुलेट करते हो, आपको उतनी हाइट नहीं मिलती, उसकी हाइट क्या होती है, आपकी कम होती है। इसकी रीजन भी क्या आपके पास, इसकी रीजन भी हमारे पास बच्चों क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस आपके पास ना सिर्फ अपवर्ड मोशन सॉरी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करती है, बल्कि ये अपवर्ड यानी वर्टिकल मोशन को भी क्या करती है बच्चों, अफेक्ट करती है। एयर रेजिस्टेंस आल्सो अपोज द अपवर्ड मोशन causing the projectile to lose vertical speed more quickly, जिससे आपकी vertical speed जो है vy वो क्या होती है, बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। Therefore, it reaches a lower maximum height than it would in the absence of air resistance, ठीक है। जिससे क्या होता है कि बेसिकली क्या करती है, कम मैक्सिमम हाइट जो है वो अचीव करती है, ठीक है, जो कि बेसिकली ये ना करती अगर ये आपके पास एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना होती, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना मौजूद होती तो आप ज्यादा हाइट अचीव कर लेते, ठीक है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस के मौजूद होने में आप क्या करते हैं बच्चों, कम हाइट अचीव कर पाते हैं। सो होपफुली कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ बच्चों जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।